Good morning all of you and welcome to you my YouTube channel The Star Classes 4.0। आज मैं सेंटअप एग्जामिनेशन 2021 का 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो आगामी परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और समझें। पहला क्वेश्चन दिया है प्रकाश के परावर्तन के नियम की संख्या है। प्रकाश के परावर्तन के नियमों की संख्या है। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम क्या है? तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है और दूसरा नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब या लंब तीनों एक ही समतल पर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। तो प्रकाश का वेग सबसे अधिक निर्वात में होता है। प्रकाश का वेग सबसे अधिक निर्वात में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव है। तो पहला इसका सही जवाब होगा प्रिज्म से। प्रिज्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। इसका सही आंसर होगा 25 सेंटीमीटर। और सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी अनंत होती है। न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर और अधिकतम दूरी अनंत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है। एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। तो इसका सही आंसर होगा 5 सतह। 5 सतह। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब होता है। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब होता है। तो इसका सही आंसर होगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो उत्तल दर्पण। समतल दर्पण से कैसा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो वस्तु के बराबर। और अवतल दर्पण से वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। इसीलिए हम लोग दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत विभव है। विद्युत विभव है। तो इसका सही आंसर होगा अदिश राशि। विद्युत विभव है अदिश राशि। विद्युत धारा भी अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। तो इसका सही आंसर होगा साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण साइड मिरर के उपयोग में प्रयोग होता है क्योंकि इसका द्वारक बहुत ज़्यादा होता है तो इसे विस्तृत क्षेत्र देखा जा सकता है। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब प्रकाश की किरणें हवा से कांच में प्रवेश करती है तब किरणें मुड़ जाती है। जब प्रकाश की किरणें हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वह मुड़ जाती है। तो इसका सही आंसर होगा अभिलंब के निकट। अभिलंब के निकट। क्योंकि हवा है जो विरल माध्यम है और कांच है जो सघन माध्यम है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ती है और अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर भागती है। तो यहाँ हवा है जो विरल माध्यम और कांच है सघन माध्यम। तो यहाँ सघन माध्यम से विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, इसीलिए अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी या अभिलंब के निकट जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक है। तो इसका सही आंसर होगा टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक है टेस्ला। ऑप्शन नंबर ए। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला है। और यहाँ वेबर भी ऑप्शन में दिया है। तो वेबर है चुंबकीय फ्लक्स का, एम्पियर है विद्युत धारा का और फैराडे है विद्युत धारिता का। विद्युत धारिता का एसआई मात्रक फैराडे, एम्पियर है विद्युत धारा का, वेबर है चुंबकीय फ्लक्स का और
टेस्ला है चुंबकीय क्षेत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समांतर क्रम में जुड़े दो प्रतिरोध जिनके प्रतिरोध R1 तथा R2 है तो समतुल्य प्रतिरोध R बराबर होता है। समांतर क्रम में जुड़े दो प्रतिरोधों जिनके प्रतिरोध R1 तथा R2 है का समतुल्य प्रतिरोध R बराबर होगा। तो अगर R समतुल्य प्रतिरोध है तो इसमें फॉर्मूला होता है 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो इसमें हम लोग एलसीएम लेंगे तो यानी कि एलसीएम होगा R1 इंटू R2, तो ऊपर हो जाएगा R2 प्लस R1। जब हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे यानी कि R बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 यानी देखेंगे ऑप्शन में कौन वाला में मैच करा, तो यहाँ ऑप्शन नंबर जो सी है ये मैच करा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जूल प्रति कूलॉम कहा जाता है, तो जूल प्रति कूलॉम जिसको हम लोग बोल्ट बोलते हैं, बोल्ट जूल प्रति कूलॉम यानी विभवांतर का या विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है और जूल प्रति कूलॉम को ही बोल्ट बोला जाता है। ओम क्या है, तो ओम प्रतिरोध का या प्रतिघात का एसआई मात्रक है। वाट क्या है, तो विद्युत शक्ति का, और एम्पियर है जो विद्युत धारा का है। तो जूल प्रति कूलॉम क्या कहलाता है, तो इसका सही आंसर होगा वोल्ट। जो वोल्ट क्या है, तो विभव या विभवांतर का एसआई मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूरदृष्टि दोष वाला नेत्र साफ देख सकता है। दूरदृष्टि दोष वाला नेत्र साफ देख सकता है, तो दूर की वस्तुओं को वह साफ देख सकता है। क्योंकि दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं, तो वैसा दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, लेकिन नज़दीक की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। और दूर दृष्टि दोष के उपचार के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और निकट दृष्टि दोष वाले को निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा की होती है, यानी T20 AC करंट, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लघु पतन के समय विद्युत धारा का मान होता है, तो लघु पतन के समय क्या होता है, तो लघु पतन जिस समय होता है यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट सर्किट, तो उस समय प्रतिरोध के मान 0 हो जाता है। तो प्रतिरोध का मान जैसे ही 0 होगा ऑटोमेटिक है कि विद्युत धारा के मान बढ़ जाएगा। तो लघु पतन के समय विद्युत धारा का मान बहुत अधिक हो जाता है, यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बहुत अधिक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। बिजली का सुचालक है, तो इसका सही आंसर होगा ग्रेफाइट है जो बिजली का सुचालक है, अर्थात विद्युत धारा का सुचालक है। विद्युत धारा का सुचालक यानी कि जिसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह आसानी से हो जाता है, वह सुचालक होता है। क्षारीय विलयन का pH मान कितना होता है, क्षारीय विलयन का pH मान कितना होता है, तो क्षारीय विलयन का pH मान 7 से अधिक होता है, और अम्लीय विलयन का मान 7 से कम होता है, और जिसका विलयन का मान या विलयन का pH मान 7 है वह उदासीन होता है। तो यहाँ क्वेश्चन में दिया है क्षारीय विलयन का मान कितना होता है, तो इसका सही आंसर होगा 7 से अधिक। 7 से अधिक विलयन का मान है तो वह क्षारीय होगा, 7 से कम है तो अम्लीय होगा। यदि किसी विलयन का pH मान 7 है तो वह उदासीन होगा, जैसे जल शुद्ध जल होता है जो उदासीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
निम्नांकित में कौन विजातीय यौगिक है? निम्नांकित में कौन विजातीय यौगिक है? तो इसका सही आंसर होगा खड़िया, जिसको हम लोग बोलते हैं, यानी कि इसका सूत्र होता है CaCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का सूत्र है। बेकिंग सोडा, जिसको हम लोग बोलते हैं खाने वाला सोडा, तो खाने वाला सोडा का सूत्र होता है NaHCO3। NaHCO3 खाने वाला सोडा का सूत्र NaHCO3, जिसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। यहाँ Na2CO3 क्या है? तो ये है जो आपका धोने वाला सोडा है, जिसको बोलते हैं वॉशिंग पाउडर। ये धोने वाला सोडा है। और ये क्या है? NaOH, तो कास्टिक सोडा का NaOH होता है, और KOH है जो आपका लवण है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में किस हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच 3 आबंध होते हैं? कार्बन कार्बन के बीच 3 आबंध होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा C3H4। C3H4, यानी इस तरह से इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। एक और कार्बन डालना है, यानी कि इसका 3 बॉन्ड होगा, और इसका एक बॉन्ड यानी H एक यहाँ हो जाएगा और एक H यहाँ हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किस हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच 3 आबंध होता है? तो इसका ऑप्शन होगा C3H4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? तो यह एल्केन का सामान्य सूत्र है। CnH2n एल्केन का सामान्य सूत्र है। और एल्काइन का क्या होता है? तो CnH2n-2, CnH2n-2, और एल्कीन का होता है CnH2n, और यहाँ लिखा हुआ है इथाइल। तो इसका सही आंसर होगा C2H5, इथाइल। ये एल्काइल समूह का है। तो यहाँ क्वेश्चन में दिया है CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? तो ये एल्केन का है। और एल्काइन का CnH2n-2, एल्कीन का CnH2n, और ये जो चौथा ऑप्शन दिया है एथाइल, ये C2H5 इसका सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता होती है। कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता होती है, तो कार्बन की संयोजकता 4 होती है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4 होता है। कार्बन की परमाणु संख्या 6 है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4 होता है। जो 4 बाहरी वाला कक्षा में होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, और जो अंदर होता है इसको हम लोग बोलते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन को अष्टक पूरा करने के लिए त्यागना या ग्रहण करना पड़े या साझा करना पड़े, वही संयोजकता कहलाता है। तो अष्टक पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन से कार्बन साझा करता है, इसलिए इसका संयोजकता 4 होती है। तो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लराज में HCl और HNO3 का अनुपात होता है, तो इसका सही आंसर होगा 3:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर pH मान के किस सीमा के सही तरीके से कार्य करता है? तो इसका सही आंसर होगा 7.1 से 7.8 के बीच रहता है, तो सही तरीके से काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है? कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है?
तो यहाँ अधातु की बात कहा गया, तो अधातु अगर पूछा जाए तो इसका सही आंसर होगा ब्रोमीन। ब्रोमीन है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है। अगर धातु की बात पूछा जाए तो इसमें क्या होगा, पारा। अगर पूछा जाए कौन सी धातु है जो कमरे के ताप पर, कौन सी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है, तो उसका सही आंसर होगा पारा। लेकिन अगर अधातु पूछा जाए तो ब्रोमीन। और आयोडीन क्या है, तो आयोडीन है जो चमकीला अधातु है। क्लोरीन है जिससे हम लोग साफ करते हैं पानी को। और ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन हम लोग श्वास के रूप में लेते हैं, सभी जंतु हैं यानी कि श्वास के रूप में ऑक्सीजन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिटल्डिहाइड का आईपीसी नाम क्या होता है? एसिटल्डिहाइड, तो ये एल्डिहाइड समूह का है और एल्डिहाइड समूह के सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, तो एल होता है। एल्डिहाइड समूह का सेकेंडरी सफिक्स अल होता है। तो इसमें किसमें अल जुटा हुआ है, तो एथेनल, एथेनल यानी ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ एथेनॉल है, इसमें ऑल जुटा है, तो ये अल्कोहल समूह का। एथेनोन है यानी कि कीटोन समूह का, अंत में ONE होता है। और इथेन, इसको में ANE होता है, इथेन। तो यहाँ एसिटल्डिहाइड का आईपीसी नाम एथेनल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातुओं, निम्नलिखित में कौन सी गैस धातुओं के वेल्डिंग में प्रयुक्त होती है? तो इसका सही आंसर होगा इथाइन। इथाइन जिसका व्यापारिक नाम एसीटिलीन बोलते हैं, एसीटिलीन। तो बहुत सारे यानी कि एसीटिलीन, बहुत सारे कंपटीशन में ये क्वेश्चन का जो ऑप्शन रहता है एसीटिलीन रहता है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। इथाइन का व्यापारिक नाम ही एसीटिलीन है। और यहाँ एथिलीन क्या है, तो ये फल पकाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने तिर्यक नियम दिया था? निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने तिर्यक नियम दिया था? तो इसका सही आंसर होगा डोव रेनर। डोव रेनर ने तिर्यक नियम दिया था और इन्होंने बताया था कि अगर 3-3 तत्वों को सजाया जाए तो किनारे वाले दोनों तत्वों का द्रव्यमान होता है, जो बीच वाले दोनों तत्वों का जो द्रव्यमान का औसत होता है बीच वाले तत्वों के द्रव्यमान के बराबर होता है। न्यूलैंड्स क्या दिया था? तो न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम दिया था। रदरफोर्ड कौन था? तो रदरफोर्ड था जो नाभिक के खोज किया था और प्रोटॉन के भी खोज किया था। और डाल्टन ने परमाणु का खोज किया था और उसके साथ साथ परमाणु अविभाज्यता का भी नियम डाल्टन ने ही दिया था। तो यहाँ क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने तिर्यक नियम दिया था? तो इसका सही आंसर होगा डोव रेनर। डोव रेनर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी है? मेंडलीव की आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर होगा 7। मेंडलीव की आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7 है और उसमें पूछा जाए वर्ग कितने हैं तो इसका सही आंसर होगा 9। मेंडलीव की आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7 और वर्ग 9 है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि आधुनिक आवर्त सारणी यानी कि मोसले की आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितना, तो 7 है, लेकिन उसमें वर्ग की संख्या 18 है। तो आधुनिक आवर्त सारणी का भी याद रखना है कि उसमें आवर्त की संख्या 7 और वर्ग की संख्या 18 होती है। कोयला तथा पेट्रोलियम है, तो कोयला तथा पेट्रोलियम ये सब जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आता है, क्योंकि ये जीवों के अवशेष से प्राप्त होता है। यानी समुद्री जीव जब यानी कि प्राकृतिक घटनाओं के कारण वह समुद्र के यानी कि जो रेत है उसके अंदर दफन हो जाता और उसका अपघटन नहीं हो पाता, तो वहीं पेट्रोलियम के रूप में बन जाता है। और अगर पेड़ पौधे
ज़मीन के अंदर रह जाते हैं और उसकी अपघटन नहीं हो पाता तो वह कोयला में रूपांतरित हो जाते हैं, लेकिन इसको लगने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। तो कोयला तथा पेट्रोलियम है तो जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। कोयला तथा पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नवीकरणीय ईंधन का उदाहरण क्या है? तो पनबिजली हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, ये सब नवीकरणीय ईंधन हो गया। और नाभिकीय ईंधन के अंतर्गत आता है यूरेनियम से यानी कि प्राप्त ईंधन। इसके यूरेनियम के नाभिक से खंडन या भूतापीय ईंधन होता है जो नाभिकीय ईंधन के अंतर्गत आता है। और बायोगैस ईंधन जो लकड़ी से और गोबर से यानी कि प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन है? निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन है? तो इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी, यहाँ वायु, जल, मृदा ये सभी है जो प्राकृतिक संसाधन है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें सभी प्राकृतिक संसाधन है। कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या है? कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या है? तो इसका सही आंसर होगा कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 होता है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 8, 2 होता है। और इसके बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। और इसके अंदर वाली कक्षा यानी कि कोर इलेक्ट्रॉन 2, 8, 8 होता है। और इसकी संयोजकता कितनी होती है? तो 2 ही होता है। यहाँ ऑप्शन 15 है तो 15 फास्फोरस का है, 17 क्लोरीन का है और 18 आर्गन का है। तो कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 होती है, लेकिन इसके अलावा जो 15 है फास्फोरस का, 17 क्लोरीन का है और 18 है जो आर्गन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी भोजन के लिए यानी कि पेड़ पौधे को भोजन बनाने के लिए क्या क्या चीज़ मुख्य ज़रूरत है? तो वह है क्लोरोफिल। तो ये प्रत्येक पादप में क्लोरोफिल पाया जाता है, हरे पेड़ पौधे में क्लोरोफिल पाया जाता है। और वह प्रकृति में जो के वायुमंडल है जहाँ से CO2 ग्रहण करता है और ज़मीन के अंदर से जल और सूर्य का प्रकाश भोजन बनाने के लिए चाहिए, यानी कि ये तीनों स्वपोषी के लिए आवश्यक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। इनमें सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन एक अपघटक है? निम्नलिखित में कौन एक अपघटक है? निम्नलिखित में कौन एक अपघटक है? अपघटक कहने का मतलब जो जैविक को यानी कि अपघटित करके यानी कि अवशिष्टों का अपघटन करके नष्ट कर देता है उसको बोलते हैं अपघटक। तो निम्नलिखित में कौन एक अपघटक है? तो इसका सही आंसर होगा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या है? अपघटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर होगा पपीता। पपीता और तरबूज होता है जो एक लिंगी के अंतर्गत आता है। और अड़हुल का जो होता है इसमें दोनों लिंगी होता है, स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों पाया जाता है। और इसमें गुलाब, सरसों, केचुआ ये सब उभयलिंगी आता है। तो एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है तो पपीता इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का चयन किया था? तो मेंडल ने अपना प्रयोग मटर के पौधे पर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीव किस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं? तो जीव जनन के द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं जिसको रिप्रोडक्शन बोला जाता है या इसको प्रजनन भी बोल सकते हैं। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलग्न को कहते हैं। नर युग्मक और मादा युग्मक के संगलन को कहते हैं, यानी कि नर युग्मक और मादा युग्मक मिलता है तो उसको क्या कहते हैं? तो उसका सही आंसर होगा निषेचन। निषेचन जिसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। स्त्री केसर का आधार्य भाग क्या कहलाता है? स्त्री केसर का आधार्य भाग क्या कहलाता है? तो स्त्री केसर का आधार्य भाग वर्तिकाग्र कहलाता है। वर्तिकाग्र। स्त्री केसर का
आधार्य भाग वर्तिकाग्र कहलाता है, और इसका ऊपरी भाग, जिसको ऊपरी भाग भी बोलते हैं, और मध्य भाग वाला को वर्तिका बोलते हैं, और जो अंदर यानी कि होते हैं, यानी कि सबसे निचले भाग जो होते हैं अंडाशय को बोलते हैं, जिसके अंदर ही बीजाणु होते हैं। तो क्वेश्चन है, स्त्री केसर का आधार्य भाग क्या कहलाता? वर्तिकाग्र, और मध्य वाला भाग को वर्तिका, और उसके निचले भाग को अंडाशय, और अंडाशय में ही क्या होता है? बीजाणु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा रक्त समूह सभी समूहों से रक्त ले सकता है? कौन सा रक्त समूह सभी समूहों से रक्त ले सकता है? तो AB रक्त समूह को हम लोग बोलते हैं रिसीवर, यानी कि AB जो रक्त समूह है जो सभी से ले सकता है, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल रिसिपिएंट, और O होता है जो यूनिवर्सल डोनर होते हैं। यानी रक्त समूह जो होता है वह A होता है, B होता है AB, और एक होता है O। तो इसमें AB है जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल रिसिपिएंट, रिसीवर यानी कि, और O को बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर। यानी सर्वग्राही रक्त समूह AB होता है, मैंने सभी से ग्रहण कर सकता है, और सर्वदाता रक्त समूह O होता है जो सभी को दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल का प्रथम नियम क्या है? मेंडल का प्रथम नियम क्या है? तो मेंडल का प्रथम नियम है पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रेगेशन, यानी कि पृथक्करण का नियम। ऑप्शन नंबर B होगा इसका सही आंसर, पृथक्करण का नियम। और प्राकृतिक चयन का नियम किसने दिया था? तो प्राकृतिक चयन का नियम डार्विन ने दिया था, नेचुरल सिलेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है? यह पुनर्जनन का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर होगा हाइड्रा। निम्नलिखित में कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है? तो हाइड्रा। हाइड्रा में अलैंगिक जनन होता है, तथा हाइड्रा का जो शरीर होता है टुकड़ों टुकड़ों में यानी कि बट जाता है, और फिर इसमें नए अंग विकसित हो जाते हैं, यानी कि पुनः यानी कि उत्पन्न हो जाते हैं। इसीलिए इसका नाम लिखा हुआ पुनरुद्भवन, माने फिर से उत्पन्न होना। तो निम्नलिखित में कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर होगा हाइड्रा। जैसे हम लोग देखें, छिपकली का पूंछ अगर कट जाता है तो पुनः उसके कुछ दिनों के बाद उग जाता है। अगला क्वेश्चन है, गर्भपात की सुरक्षित अवधि कितनी होती है? तो गर्भपात की सुरक्षित अवधि 3 मंथ होती है। 3 मंथ के अंदर ही गर्भपात का जो सुरक्षित अवधि होता है 3 मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागते या दौड़ते समय कौन सा हार्मोन सक्रिय होता है? भागते या दौड़ते समय कौन सा सक्रिय होता है? तो इसका सही आंसर होगा एंड्रोफिन्स। एंड्रोफिन्स इसका सही आंसर होगा, लेकिन एंड्रोफिन्स ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर D, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो मास्टर ग्रंथि को प्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि दोनों बोला जाता है। मास्टर ग्रंथि को प्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि भी बोला जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा B, प्यूटरी ग्रंथि या प्यूटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप हार्मोन का उदाहरण है। पादप हार्मोन का उदाहरण है, तो इसका सही आंसर होगा ऑक्जिन। पादप हार्मोन का उदाहरण है तो ऑक्जिन। यहाँ टेस्टोस्टेरोन है जो पुरुष में स्रावित होने वाले हार्मोन्स है। टेस्टोस्टेरोन पुरुष से संबंधित रिलेटेड हार्मोन है, और एस्ट्रोजेन, एस्ट्रोजेन है जो महिला से संबंधित है। और यहाँ एड्रीनलिन है
यह एड्रीनल ग्रंथि से स्रावित होती है। एड्रीनलिन है जो एड्रीनल ग्रंथि से स्रावित होती है, और एस्ट्रोजन है जो महिला से संबंधित स्रावित होने वाली हार्मोन है। टेस्टेरोन है जो पुरुष से संबंधित स्रावित होने वाले हार्मोन है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में पूछा है पादप हार्मोन का उदाहरण है, तो ऑक्सिन या ऑक्सिन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा टाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा प्रभावी गुण है? तो इसका सही आंसर होगा लंबा। इसका लंबा है जो प्रभावी गुण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लेंस सूत्र है, लेंस सूत्र है, तो इसका सही आंसर होगा बी 1/v - 1/u बराबर 1/f। अगला क्वेश्चन है द्विव अवतल लेंस को कहा जाता है? द्विव अवतल लेंस को कहा जाता है। द्विव अवतल यानी कि दोनों अवतल, यानी इस तरह से द्विव अवतल लेंस बनता है। यानी कि द्विव अवतल लेंस को ही कहते हैं। और अवतल लेंस क्या करता है? जो किरणें होती है उसको फैलाती है, अपसरित करती है। तो अपसरित करती है यानी कि अपसारी लेंस कहते हैं, और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो द्विव अवतल लेंस को कहते हैं, और अवतल लेंस का ही दूसरा नाम है अपसारी लेंस, क्योंकि यह किरणों को क्या करता है? अपसरित कर देता है, यानी फैला देता है। और अभिसारी लेंस किस तरह से होता है? तो इसका फिगर इस तरह से हो सकता है, और ये क्या करता है? किरणों को मोड़ देता है, यानी अपसरित करता है। किरणों को मोड़ देता है अर्थात अपसरित करता है, तो इसको बोलते हैं अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस और अवतल लेंस को अपसारी लेंस। लेकिन अगर यही दर्पण की बात हो तो अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उत्तल लेंस की क्षमता होती है, तो उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। इसका सही आंसर होगा धनात्मक। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही समतल पर होते हैं। और दूसरा होता है साइन आई अपॉन साइन आर बराबर एक नियतांक होता है जिसको म्यू से डिनोट करते हैं। और प्रकाश के अपवर्तन के दूसरा नियम को ही बोला जाता है स्नेल का नियम। स्नेल का नियम। प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को ही बोला जाता है स्नेल का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा रंग खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है? कौन सा रंग खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है? तो इसका सही आंसर होगा लाल रंग खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है, क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और विचलन कम होता है। तो लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य लाल रंग है जो दूर ही से दिखाई देता है, कुहासा के दिन में भी दिखाई देता है, लेकिन और दूसरा रंग का विचलन अधिक होता है लाल के सापेक्ष, जिसके वजह से दूर से दूसरे रंग को देख नहीं पाते हैं। तो कौन रंग खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है? तो लाल रंग। इसका आंसर होगा लाल रंग। विद्युतमय तार यानी लाइव वायर सामान्यता होती है, तो विद्युतमय तार होता है जो लाल रंग का होता है। इसका सही आंसर होगा लाल रंग। लेकिन ग्राउंडिंग या अर्थिंग तार, जिसको हम लोग अर्थिंग बोलते हैं, वह हरे रंग का होता है।
लेकिन यहाँ विद्युतमय तार बोला है तो ये लाल रंग का। लेकिन अगर पूछा जाए ग्राउंडिंग या अर्थिंग जो वायर होता है किस रंग का होता है, तो ये हरे रंग का होगा। और काले रंग का ये होता है न्यूट्रल वाला जो वायर होता है, यानी कि न्यूट्रल वायर वह होता है काले रंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, तो इसका सही आंसर होगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत मोटर है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। यहाँ ऑप्शन फिर ए में दिया है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो जनरेटर होता है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। जनरेटर जिसको हम लोग जनित्र बोलते हैं, यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। ऑप्शन नंबर जो सी है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो विद्युत सेल होता है या बैटरी या सेल होता है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, तो किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है इनमें सभी पर, यानी प्रतिरोध होता है जो लंबाई के समानुपाती होता है। प्रतिरोध चालक का जो प्रतिरोध होता है लंबाई के समानुपाती और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, या अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और यहाँ से समानुपाती हो जाएगा L अपॉन ए। समानुपाती के चिन्ह हटाएंगे तो इसके बदले R होगा, यानी कि R इक्वल टू रो L अपॉन ए। तो चालक का जो प्रतिरोध होता है लंबाई पर, चालक की प्रकृति पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, ये तीनों पर निर्भर करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें सभी। सबसे उत्तम कोटि के जो चालक होता है वह चांदी के तार से बना हुआ तार होता है या वायर होता है, जो सबसे उत्तम या सबसे अधिक विद्युत धारा चांदी के तार में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कूलम्ब आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। एक कूलम्ब आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, तो एक कूलम्ब आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 6.25 इंटू 10 टू द पावर 8। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक कूलम्ब आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। इसका फार्मूला Q इक्वल टू ए नहीं होता है, तो यहाँ से हम लोग इस फार्मूला से भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है। कौन नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होती है, तो कैडमियम का क्षय और बोरॉन का जो क्षय होता है नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी। किस देश को पवनों का देश कहा जाता है। किस देश को पवनों का देश कहा जाता है, तो इसका सही आंसर होगा डेनमार्क। डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े रेत के टीले हैं, जिसके वजह से यहाँ पर तेज़ हवाएं चलती है और तूफान भी बहुत आती है, इसीलिए डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। यहाँ टीले के कारण, बड़े बड़े यानी कि रेत के टीले के कारण यहाँ पर तेज़ हवाएं चलती है और तूफान भी आते रहता है, जिसके कारण डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। अपघटन अभिक्रिया निम्नलिखित में कौन है। अपघटन अभिक्रिया निम्नलिखित में कौन है, तो अपघटन का अर्थ होता है टूटना या नष्ट होना।
ये सब में जुट रहा है, यानी कि जिसमें अभिकारक की संख्या प्रतिफल से यानी कि कम होता है, वह अपघटन होता है। तो यहाँ प्रतिफल की संख्या अधिक है, यानी कि ये टूट रहा है, तो पहला ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, जो अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। अपघटन यानी कि टूटना, तो यहाँ जो KClO3 है जो टूट करके पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन का निर्माण कर रहा है, यानी कि अपघटन हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफॉर्म का अनुसूत्र है, क्लोरोफॉर्म का अनुसूत्र है, तो इसका सही आंसर होगा CHCl3। यहाँ एक ऑप्शन नंबर बी दिया है जो जिसको हम लोग बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो क्लोरोफॉर्म का अनुसूत्र है CHCl3, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन ऑप्शन नंबर जो बी क्लोरोफॉर्म का जो अनुसूत्र है ऑप्शन नंबर सी CHCl3, और ऑप्शन जो बी दिया है वह प्लास्टर ऑफ पेरिस का है, जिसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन लवण है? निम्नलिखित में कौन लवण है? तो इसका सही आंसर होगा NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। सोडियम और क्लोरीन से मिल करके सोडियम क्लोराइड बना, और ये क्या है? लवण है। यहाँ HCl है जो क्या है? तो HCl अम्ल है, और KOH है जो क्षार है, और NaOH है ये भी क्षार है, यानी कि ये भी क्षार है, और ये क्या है? अम्ल है, और ये आपका लवण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लोहे की परमाणु संख्या है, लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो लोहे की परमाणु संख्या 26 है होता है। यहाँ 23 है जो वैनेडियम की परमाणु संख्या है, 25 है जो मैग्नीज की परमाणु संख्या, और 24 है जो क्रोमियम की परमाणु संख्या है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में पूछा है लोहे की परमाणु संख्या, तो लोहे की परमाणु संख्या 26 होता है, और ये एक दो बार परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है? किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है? तो सोडियम एक ऐसा धातु है जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, और सोडियम को केरोसिन तेल यानी कि मिट्टी तेल में रखा जाता है। हेमाटाइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? हेमाटाइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? तो हेमाटाइट है जो आयरन का यानी कि लोहा का अयस्क है। हेमाटाइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? तो ये होगा लोहा के। हेमाटाइट के अलावा मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट भी लोहा का ही अयस्क होता है। तो आप लोहा के जो अयस्क है मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट, आप लोग सभी इसके अयस्क को याद रखिए, क्योंकि दूसरा भी पूछ सकता है, कभी हेमाटाइट तो कभी मैग्नेटाइट तो कभी सीडेराइट तो कभी लिमोनाइट। और यह क्वेश्चन सोशल साइंस में भी है। एल्यूमिनियम का अयस्क क्या होता है? तो वह ऑक्साइड होता है, जो एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। धातुओं के ऑक्साइड होते हैं, तो धातुओं के ऑक्साइड होते हैं क्षारीय। धातुओं के ऑक्साइड होते हैं क्षारीय। धातुएं जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्षारीय बनाता है, जैसे लोहा और ऑक्सीजन मिल करके FeO यानी कि फेरस यानी आयरन ऑक्साइड बनाता है। लेकिन कुछ धातुएं होती है जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके दोनों प्रकृति को बनाता है, माने अम्लीय और क्षारीय दोनों बनाता है। तो जो दोनों यानी कि होता है दोनों प्रकृति का, उसको हम लोग बोलते हैं उभयधर्मी।
उभयधर्मी ऑक्साइड, जैसे AlO, ZnO यानी जिंक सल्फाइड जिंक ऑक्साइड है, और एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये दोनों है जो क्या है, द्विधर्मी ऑक्साइड है, यानी धातुओं के ऑक्साइड है जो अम्लीय और क्षारीय दोनों बनाते हैं। तो जो दोनों प्रकृति के होते हैं उभयधर्मी कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है सरलतम हाइड्रोकार्बन है, तो सरलतम हाइड्रोकार्बन है मीथेन, इसमें कोई चेन नहीं बनता। नेक्स्ट है दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल। इसके अलावा दही के अलावा दूध में भी लैक्टिक अम्ल भी होते हैं, और लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु होते हैं इसको जमाने के काम करते हैं दूध को। तो पूछा दही में कौन सा अम्ल होता है, तो लैक्टिक अम्ल। दूध में भी लैक्टिक अम्ल होता है। साइट्रिक अम्ल किसको में होता है, तो नींबू संतरा आंवला, नींबू संतरा आंवला ये सब में साइट्रिक अम्ल होते हैं। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होते हैं। आपको ये सभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टमाटर में कौन सा अम्ल होता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल, और मेथोनोइक अम्ल जिसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मिक अम्ल। मेथोनोइक अम्ल का व्यापारिक नाम फॉर्मिक अम्ल, या जो प्राप्त था उस समय इसको फॉर्मिक अम्ल नाम रखा गया। और ये ज़्यादातर किसमें पाया जाता है, चींटी, बिच्छू, मधुमक्खी इत्यादि के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, या इसको बोलते हैं मेथोनोइक अम्ल, जिसका सूत्र रहता है HCOOH। नेक्स्ट क्वेश्चन है रबर एक बहुलक है या प्राकृतिक रबर एक बहुलक है, तो इसका सही आंसर होगा आइसोप्रीन का। ये इंटर में भी पूछा गया क्वेश्चन है। कार्बन के अप्रूफ होते हैं, तो कार्बन के अप्रूफ हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, ये तीनों है कार्बन के अप्रूफ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, लेकिन इसमें पूछा है गुणसूत्रों की संख्या, ना कि जोड़ों की संख्या। तो आप लोग इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देख करके यानी कि आंसर क्लिक करिए। तो गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ा यानी कि 46 होगा, ऑप्शन नंबर सी। आपको जोड़ा पूछता है तो जोड़ा में बताना, अगर डायरेक्ट संख्या पूछ रहा है तो आपको संख्या बताना है। निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है, उत्सर्जी अंग जिससे यानी कि हमारे शरीर के जो मल है वह बाहर निकलता, उत्सर्जन में यानी कि सहायता करता है। तो इसका सही आंसर होगा ब्रीक है जो उत्सर्जी अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रीक की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है। ब्रीक की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन कहलाती है, और तंत्रिका तंत्र के न्यूरॉन। पाचन क्रिया पूर्ण होती है, पाचन क्रिया पूर्ण होती है, तो इसका सही आंसर होगा छोटी आंत में। पाचन क्रिया पूर्ण होती है छोटी आंत में, और पाचन क्रिया शुरुआत कहाँ से होती है, तो मुख से। पाचन क्रिया मुख से ही शुरू होती है, लेकिन पूर्ण यानी कि पूर्णतः खत्म होती है, समाप्त होती है वह छोटी आंत से, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है रक्तचाप कहलाता है, रक्तचाप कहलाता है, तो इसका होगा हाइपरटेंशन। एंट्रोजेन है, तो इसका सही आंसर होगा एंट्रोजेन है यानी समूह का, तो ये नर हार्मोन है। इसके पहले क्वेश्चन में भी इसके बारे में बताए थे, एंट्रोजेन नर हार्मोन है। और एस्ट्रोजेन अगर पूछा जाए एस्ट्रोजेन तो ये होगा मादा हार्मोन, तो एंट्रोजेन है नर हार्मोन। इसमें टेस्टोस्टेरोन भी आता है नर हार्मोन में। अगला क्वेश्चन है सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो इसका सही आंसर होगा प्यूटरी ग्रंथि।
जो मटर के दाने के समान होता है। पुरुष का मैथुन अंग क्या है? तो शीश्न। पुरुष का मैथुन अंग क्या है? तो शीश्न, जिसको पेनिस बोला जाता है। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो इसका सही आंसर होगा प्यूटरी। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है प्यूटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष का मैथुन अंग, ये हो जाएगा शीश्न। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होता होमो सेपियंस। यहाँ ऑप्शन बी और ऑप्शन सी दोनों ही होमो सेपियंस है, तो अब दोनों याद रख, यानी कि दोनों एक ही है, तो आप किसी को भी आंसर कर सकते हैं। जैसे आपका ये कैपिटल में दिया गया है होमो सेपियंस, तो ऑप्शन नंबर बी ही लगाइए। अगला क्वेश्चन है, बीज पत्र का कार्य है। तो बीज पत्र जो होता है वह खाद का संग्रह करता है। बीज पत्र का कार्य है खाद्य संग्रह। आप लोग को 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पूर्ण सॉल्यूशन एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ बताएं। आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें। थैंक यू सो मच वाचिंग दिस वीडियो। आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।